दोस्तों, आज हम न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं और इस स्टोरी का नाम है आत्मा योद्धा। तो चलिए शुरू करते हैं। धोखा, मौत और एक नकारा शरीर। आसमान से खून जैसा लाल चांद चमक रहा था। देवराज, जिसे दुनिया का सबसे महान शस्त्र शिल्पी और शिखर योद्धा माना जाता था, आज अपनी ही बनाई हुई दिव्य तलवार के सहारे टिका था। उसके चारों तरफ हजारों लाशें बिछी थीं। देवराज, तेरी कीमिया, चिकित्सा और हथियार बनाने की गुप्त विद्या अब मेरी होगी। उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति ने पीछे से उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। जहर बुझी हुई तलवार ने देवराज के शरीर को सुन्न कर दिया। देवराज ने एक ठंडी हंसी हंसी। ये जिस्म तो मिट्टी है, पर मेरा ज्ञान अमर है। उसने अपनी अंतिम प्राणशक्ति को समेटा और एक प्राचीन मंत्र के साथ अपनी आत्मा को शरीर से आजाद कर दिया। अंधेरा छा गया। सब खत्म हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसे लगा कि वह नरक में होगा। लेकिन उसे सड़ी हुई लकड़ी और नमी की बदबू आई। उसने अपने हाथ देखे, ये इतने पतले और कमजोर। वह एक गंदे बिस्तर पर लेटा था। आईने में देखा तो उसे खुद पर घिन आ गई। यह आर्यन का शरीर था, जिसे पूरा खानदान नकारा और बेकार समझता था। इसके पास न तो कोई मार्शल आर्ट्स की ताकत थी और न ही कल्टीवेशन का कोई लेवल। इतना बेकार शरीर! आर्यन, देवराज ने फुसफुसाते हुए अपनी बंद नसों को टटोला। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। माया अंदर आई। माया आर्यन की सौतेली बहन थी, लेकिन वह उसे कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसने एक बहुत ही छोटी और पारदर्शी चोली पहनी थी, जिससे उसके भारी और उभरे हुए स्तन साफ झलक रहे थे। पसीने की बूंदें उसकी छाती की गहराई में समा रही थीं। ओए बेकार, अभी तक सोया है? सुमेर बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। आज फिर उसे अपनी पीठ छिलवानी है क्या? माया ने पास आकर ताना मारा। जब वह झुकी तो उसके स्तनों का गुलाबी और साफ रंग आर्यन की आंखों के ठीक सामने था। उनके भारी और सख्त उभार आर्यन की छाती से रगड़ खा गए। आर्यन ने पहली बार बिना डरे माया की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। माया चौंक गई। इस बेकार लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आज के बाद मुझे नकारा कहने से पहले अपनी ज़बान संभाल लेना माया, आर्यन ने भारी और ठंडी आवाज में कहा। उसने महसूस किया कि माया के भारी स्तन उसके हाथों के दबाव से दब रहे हैं, जिससे माया के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। भाग एक हिस्सा, खर टूटा लोहा और सुमेर का अंत। माया को झटक कर आर्यन बाहर निकला। सुमेर अपने गुंडों के साथ खड़ा था। सुमेर के पास एक भारी गदा थी और वह आत्मसंचय के पहले लेवल पर था। आ गया फट्टू, आज तेरा कौन सा अंग तोड़ूं? आर्यन शांत खड़ा रहा। उसके पास मार्शल आर्ट्स की शून्य मुष्टि, जीरो फिस्ट तकनीक की यादें थीं। उसने जमीन से एक टूटा हुआ लोहे का टुकड़ा उठाया। यह उसके लिए किसी दिव्य हथियार से कम नहीं था। जैसे ही सुमेर ने गदा घुमाई, आर्यन ने एक टेक्निकल चाल चली। वह बिजली की गति से सुमेर के नीचे से निकला और लोहे के टुकड़े को सुमेर की जांघ के एक खास प्रेशर पॉइंट में घोंप दिया। आहा! सुमेर का पैर अचानक सुन्न हो गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने उसके गले पर पैर रखा। तुम जैसे लोग लोहे की कदर नहीं जानते, और नहीं मेरी। उसने सुमेर की गदा उठाई और एक ही वार में उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। सब दंग रह गए। एक नकारा लड़का गदा कैसे तोड़ सकता है? रात को जब आर्यन वापस झोपड़ी में आया तो माया वहां इंतजार कर रही थी। उसकी नजरों में अब हिकारत नहीं, बल्कि एक डर और खिंचाव था। उसने अपनी चोली के बटन खोल दिए थे, जिससे उसके दोनों भारी और नंगे स्तन बाहर निकल आए थे। वे चांदनी में सख्त और चमकदार लग रहे थे।
तुम तुम ये सब कैसे कर रहे हो? माया ने फुसफुसाते हुए आर्यन को गले लगा लिया। उसके स्तनों के गुलाबी और नुकीले सिरे आर्यन की छाती से रगड़ खाने लगे। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके पीछे के भारी हिस्से बैक को अपनी जांघों पर कस लिया। अभी तो मैंने बस अपनी नसों की चिकित्सा कीमिया शुरू की है माया। जब मैं अपना पहला असली हथियार ढालूंगा तब ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। उस रात आर्यन ने माया के शरीर की गर्मी का इस्तेमाल अपनी पहली कल्टीवेशन लेयर को जगाने के लिए किया। अभी कोई नया दोस्त नहीं मिला था, पर उसे पता था कि उसे जल्द ही एक भट्टी, फोर्ज और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश करनी होगी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। धन्यवाद। एपिसोड 2, भट्टी की ज्वाला और रधिर का शोधन। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे ही थी, लेकिन सूर्यवंश के सबसे पुराने कबाड़खाने में हथौड़े की गूंज हवा को चीर रही थी। आर्यन देवराज नंगे बदन भट्टी के सामने खड़ा था। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, शरीर अभी भी नकारा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल हजारों युद्ध देख चुके योद्धा की होती है। इस शरीर की नसें, नर्व्स पूरी तरह से अपशिष्ट, वेस्ट और पुरानी बीमारियों से जाम हैं। जब तक मैं इनका शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन नहीं कर लेता, मेरी आत्मा की शक्ति इस शरीर में समाहित नहीं हो पाएगी। आर्यन ने अपनी टेक्निकल यादों को कुरेदते हुए सोचा। उसने भट्टी में कोयला झोंका और आग को तब तक हवा दी जब तक कि वह नीली न हो गई। उसने अपनी झोली से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां, रक्तकंद और काले विष की जड़ें निकाली। उसने उन्हें एक पुराने तांबे के पात्र में डाला और उसमें लोहे का बारीक बुरादा मिला दिया। यह कीमिया, एल्केमी का एक प्राचीन और अत्यंत खतरनाक नुस्खा था, लौहर्क काढ़ा। अगर तापमान में 1 डिग्री का भी फर्क आता तो यह मिश्रण सीधे हृदय को जलाकर राख कर सकता था। जैसे जैसे पात्र में काढ़ा खौलने लगा, उससे एक तीखी और धात्विक मेटालिक गंध आने लगी। तभी पीछे से किसी के दबे पांव चलने की आहट हुई। यह माया थी। उसने आज जानबूझकर एक बहुत ही छोटी और पारदर्शी चोली पहनी थी, जिसके नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। भट्टी की लाल लपटें जब उसके शरीर पर पड़ रही थीं, तो उसके भारी और गोल स्तनों का गुलाबी रंग साफ झलक रहा था। उसके स्तनों के सख्त और उभरे हुए सिरे उस महीन कपड़े को फाड़कर बाहर आने को बेताब लग रहे थे। जब वह चली तो उसके नितंबों, बैक का भारीपन और उनकी लचक आर्यन के संयम की परीक्षा ले रही थी। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? पूरा गांव कह रहा है कि बेकार। आर्यन अब लोहे से बातें करने लगा है। माया ने पास आकर अपनी पतली कमर को एक तरफ झुकाते हुए कहा। जब वह आर्यन के करीब आई तो उसके शरीर से उठने वाली महक और भट्टी की गर्मी ने एक अजीब सा नशा पैदा कर दिया। माया के भारी और गर्म स्तन आर्यन के पसीने से तर कंधों से कसकर रगड़ खा गए। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े भट्टी से एक दहकता हुआ सफेद लोहे का टुकड़ा निकाला और उस पर भारी हथौड़ा चलाया। ठक ठक ठक। माया, जो लोहा चोट नहीं सह सकता वह कभी तलवार नहीं बनता, और जो मर्द आग में नहीं तपता वह कभी राजा नहीं बनता। आर्यन का यह नया रूप देखकर माया की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ आर्यन की रीढ़ की हड्डी पर नीचे की ओर खिसकाया। आर्यन ने अचानक पीछे मुड़कर माया की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। माया के दोनों भारी स्तन आर्यन की छाती में पूरी तरह दब गए, जिससे माया के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। आर्यन ने वह खौलता हुआ काढ़ा उठाया और एक ही सांस में पी गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी नसें, नर्व्स काले सांपों की तरह त्वचा के ऊपर उभर आईं। उसे लगा जैसे उसके खून में पिघला हुआ लोहा दौड़ रहा हो।
गंदा, काला और बदबूदार खून उसके रोमछिद्रों, पोर्स से बाहर निकलने लगा। यह उसकी नसों की सफाई थी। माया घबराकर उसे थामने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा और उसके दोनों भारी और नंगे स्तनों को अपनी हथेलियों में भींच लिया। माया, मुझे अपनी ऊर्जा स्थिर करने के लिए तुम्हारी गर्मी चाहिए, आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा और उसे वहीं भट्टी के पास बिछी बोरियों पर पटक दिया। उस रात उस खंडहर में सिर्फ आग नहीं जल रही थी, बल्कि दो जिस्मों का मिलन एक नई शक्ति को जन्म दे रहा था। भाग 2 हिस्सा ख शून्यघात का जन्म और राहुल की दहशत। भोर होने तक आर्यन का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा अब पहले जैसी पीली और बेजान नहीं थी, बल्कि उसमें एक धात्विक चमक आ गई थी। उसकी नसें अब पूरी तरह साफ थीं और प्राणशक्ति क्यूआई उसके शरीर में किसी तेज धारा की तरह बह रही थी। उसने महसूस किया कि उसका कल्टीवेशन अब लेवल 1 प्राणारंभ के शिखर पर पहुंच गया है। उसने भट्टी में पड़े उस विशेष लोहे को उठाया जिसे वह रात भर से कूट रहा था। उसने अपनी टेक्निकल विद्या का इस्तेमाल कर एक गुप्त छुरिका हिडन डैगर तैयार की। इसका ब्लेड इतना पतला था कि वह दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन इतना मजबूत था कि पत्थर को मक्खन की तरह काट दे। उसने इसके हत्थे पर अपने खून से शून्य चिन्ह उकेरे जो दुश्मन की ऊर्जा को सोख सकते थे। यह मेरा पहला मास्टरपीस है, शून्यघात, आर्यन ने उसे अपनी कलाई के पीछे एक चमड़े की म्यान में छिपा लिया। माया बगल में ही लेटी हुई थी, उसकी चोली पूरी तरह फट चुकी थी और उसके दोनों भारी स्तन पूरी तरह खुले हुए थे। उनके गुलाबी और सख्त सिरे सुबह की ठंडक में और भी तन गए थे। आर्यन ने उसके पीछे के भारी हिस्से बैक को अपनी जांघों पर कस लिया और उसके नंगे स्तनों को चूसने लगा। माया ने मधोशी में उसके बालों को पकड़ लिया। तुम अब बेकार नहीं रहे आर्यन, तुम एक राक्षस बनते जा रहे हो, माया ने हांफते हुए कहा। तभी कबाड़खाने के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। खिड़की से बाहर धूल का गुबार उड़ रहा था। यह राहुल के गुंडे थे। राहुल, जो अपनी जिद और पागलपन के लिए मशहूर था, अपनी दहशत फैलाने निकला था। राहुल के पास अग्नितत्व की शक्ति थी और वह किसी का भी घर जलाने में संकोच नहीं करता था। सुना है यहाँ कोई लोहा कूट रहा है। राहुल भाई को एक नई तलवार चाहिए और अगर लोहार नकारा निकला तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, बाहर से एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा। आर्यन मुस्कुराया। उसे पता था कि राहुल का सामना करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके गुंडों को अपनी ताकत का स्वाद चखाना जरूरी था। राहुल एक अग्नि योद्धा था जो अपनी ताकत से लोगों को डराता था, लेकिन आर्यन शून्य का स्वामी था। आर्यन ने माया को तैयार होने का इशारा किया। माया, अब हमें शहर के बड़े बाजार सेंट्रल मार्केट जाना होगा। मुझे अपने हथियार के लिए नीलम पत्थर चाहिए और कुछ ऐसी चिकित्सा सामग्रियां जो मुझे लेवल 2 तक ले जा सकें। आर्यन का अभी कोई भरोसेमंद साथी नहीं बना था, लेकिन उसे पता था कि बाजार में राहुल के सबसे वफादार आदमी से उसकी भिड़ंत होगी। वहां वह अपनी कीमिया, एल्केमी और इस नई छुरिका का जादू दिखाएगा। वह जानता था कि एक बड़ी सेना बनाने के लिए पहले दुश्मनों के दिलों में अपनी दहशत बैठानी होगी। एपिसोड 3 बाजार का कोहराम और भैरव की जिद। रात की उस भट्टी की आग अभी भी आर्यन की रगों में दौड़ रही थी। भट्टी के पास माया के साथ बिताए उन गर्म पलों ने आर्यन के नकारा शरीर में एक नई जान फूंक दी थी। सुबह होते ही आर्यन देवराज ने अपनी नई बनी शून्यघात छुरिका को कलाई में छिपाया और शहर के मुख्य बाजार की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे माया चल रही थी, जिसने आज जानबूझकर एक बहुत ही झीनी और कसी हुई रेशमी साड़ी पहनी थी।
धूप की रोशनी में माया के दोनों भारी और उभरे हुए स्तन साफ झलक रहे थे। उसकी साड़ी का पल्लू बार बार खिसक रहा था, जिससे उसके स्तनों का गुलाबी और साफ रंग बाजार के राहगीरों की नीयत डगमगा रहा था। जब वह लचक कर चलती तो उसके नितंबों बैक का भारीपन साफ दिखाई देता था। आर्यन, राहुल के आदमी यहाँ हर मोड़ पर पहरा दे रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। डर के मारे उसके भारी और सख्त स्तन तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दी। माया, डरना उन्हें चाहिए जो कमजोर हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ नीलम पत्थर और जड़ी बूटियां लेने नहीं आया, बल्कि राहुल के साम्राज्य की नींव हिलाने आया हूँ। जैसे ही वे बाजार के चौक पर पहुंचे, वहां भारी भीड़ जमा थी। बीचों बीच एक विशालकाय आदमी, जिसकी ऊंचाई 7 फीट के करीब थी, एक बूढ़े औषधि विक्रेता को बेरहमी से पीट रहा था। यह भैरव था, राहुल का सबसे खूंखार और जिद से भरा कमांडर। भैरव को पागल भेड़िया कहा जाता था क्योंकि वह युद्ध में अपने होश खो देता था। भैरव ने उस बूढ़े की जवान बेटी को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी गंदी नजरों से लड़की के स्तनों को देखा और उसकी चोली फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर राहुल भाई का लगान नहीं दिया तो तेरी बेटी आज बाजार के बीचों बीच नंगी नाचेगी। भैरव की दहाड़ से पूरा बाजार कांप उठा। आर्यन शांत कदमों से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। भैरव, एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत आजमाना मर्दानगी नहीं, बुज़दिली है। उसे छोड़ दो। भैरव रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने आर्यन के दुबले शरीर को देखा और जोरदार ठहाका लगाया। ओह, तो ये है वो नकारा आर्यन जिसने सुमेर की हड्डियां तोड़ी थीं। आज मैं तेरा मांस नोचकर कुत्तों को खिलाऊंगा। भैरव ने अपनी पीठ पर लटके विशाल कुल्हाड़े को निकाला। वह कुल्हाड़ा अग्निऊर्जा से दहक रहा था। उसने एक ही वार में हवा को चीरते हुए आर्यन के सर पर प्रहार किया। आर्यन ने अपनी टेक्निकल यादों से छायापद शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही भैरव की पहुंच से बाहर निकल गया। बाजार के लोग दंग रह गए। एक बेकार लड़का राहुल के सबसे ताकतवर कमांडर की आंखों में धूल झोंक रहा था। आर्यन ने अपनी कलाई झटकी और उसकी शून्यघात छुरिका बिजली की तरह बाहर निकली। कीमिया का जादू और पहला वफादार। भैरव ने गुस्से में पागल होकर अंधाधुंध वार शुरू कर दिए। लेकिन आर्यन का दिमाग एक शस्त्रशिल्पी का था। वह जानता था कि भारी कुल्हाड़े की गति कहाँ धीमी होती है। जैसे ही भैरव ने दोबारा वार किया, आर्यन उसके नीचे से सरकते हुए पीछे निकल गया और अपनी छुरिका से भैरव की जांघ और कंधे की 3 मुख्य नसों नर्व्स पर हल्का सा कट मार दिया। आह! मेरा शरीर! ये सुन्न क्यों हो रहा है? भैरव चिल्लाया। उसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटकर गिर गया। आर्यन ने अपनी कीमिया एल्केमी के ज्ञान का इस्तेमाल किया था। उसने उन अंगों के मर्म बिंदुओं पर वार किया था जो पूरे शरीर की गति को नियंत्रित करते थे। आर्यन ने आगे बढ़कर भैरव की छाती पर अपनी छुरिका टिका दी। भैरव, तुम राहुल के लिए सिर्फ एक हथियार हो। उसने तुम्हें राक्षसूर्जा का इंजेक्शन देकर तुम्हारी उम्र आधी कर दी है। क्या तुम्हें अपनी छाती में होने वाला वह जलन भरा दर्द महसूस नहीं होता? आर्यन ने ठंडी आवाज में पूछा। भैरव की आंखों में पहली बार डर और हैरानी दिखी। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता? आर्यन ने अपनी झोली से एक खास नीली औषधि ब्लू पिल निकाली जो उसने रात को ही बनाई थी। यह कीमिया का चमत्कार है। यह तुम्हारे शरीर के जहर को सोख लेगी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें इस गुलामी से आजाद करूंगा। लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए।
भैरव, जो दर्द और राहुल की नफरत से टूट चुका था, ने औषधि गटक ली। कुछ ही पलों में उसके शरीर का काला धुआं निकल गया और उसका चेहरा शांत हो गया। उसने अपना सर आर्यन के कदमों में झुका दिया। आज से ये जान और ये कुल्हाड़ा आपके लिए है, मालिक। शाम को आर्यन, माया और अपने नए वफादार साथी भैरव के साथ वापस अपनी सुरक्षित गुफा की ओर बढ़ा। माया अभी भी युद्ध के उस रोमांच से उत्तेजित थी। उसने आर्यन को पीछे से जकड़ लिया। उसके भारी और सख्त स्तन आर्यन की मांसपेशियों को दबा रहे थे। आर्यन, तुमने एक ही दिन में राहुल का दायां हाथ काट दिया, माया ने मदहोश होकर कहा। उसने अपनी साड़ी उतार दी, जिससे उसके दोनों भारी और नंगे स्तन और उसके नितंबों बैक का उभार साफ दिखने लगा। आर्यन ने उसे अपनी जांघों पर बिठाया और उसके नंगे स्तनों को अपनी हथेलियों में भर लिया। अभी तो शुरुआत है माया। अब मुझे भैरव की मदद से उस गुप्त खान, सीक्रेट माइन में जाना है, जहां से मुझे वह धातु मिलेगी जिससे मैं अपनी पहली अमर तलवार ढालूंगा। उधर महल में राहुल को जब भैरव की गद्दारी का पता चला, तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सोने का प्याला मरोड़ दिया। आर्यन, तूने मेरे सबसे वफादार कुत्ते को चुरा लिया। अब मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। राहुल की आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। वह अब खुद मैदान में उतरने को तैयार था। एपिसोड 4, पाताल की गहराइयां और नीलमधातु। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों को छू भी नहीं पाई थी कि आर्यन, माया और अपने नए वफादार साथी भैरव के साथ सूर्यवंश के सबसे खतरनाक इलाके कालापहाड़ की ओर बढ़ चुका था। यहाँ एक प्राचीन और गुप्त खान थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ नीलमधातु, एज़्योर मेटल, पाई जाती है। यह धातु किसी भी साधारण हथियार को दिव्य शस्त्र में बदलने की ताकत रखती थी। भैरव अपनी भारी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे आगे आगे चल रहा था। आर्यन की दी हुई औषधि ने उसके शरीर के राक्षस जहर को साफ कर दिया था, जिससे उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और भयानक हो गई थी। आर्यन शांत था, उसका टेक्निकल दिमाग खान के नक्शे और उसमें छिपे खतरों का अंदाजा लगा रहा था। माया आर्यन के ठीक पीछे थी। उसने आज एक कसी हुई शिकारी पोशाक पहनी थी, जिससे उसके भारी और उभरे हुए स्तनों का उभार साफ झलक रहा था। उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते समय उसके नितंबों, बैक की लचक और उसकी सांसों की तेज आवाज आर्यन के कानों में रस घोल रही थी। माया के स्तनों के सख्त और गुलाबी सिरे उस पतले कपड़े को फाड़कर बाहर आने को बेताब दिख रहे थे। आर्यन, इस खान की रक्षा एक पातालजगर करता है। राहुल के कई योद्धा यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे, भैरव ने रुककर भारी आवाज में चेतावनी दी। आर्यन ने अपनी कलाई की शून्यघात छुरिका को छुआ। भैरव, अजगर को मारने के लिए ताकत नहीं, चिकित्सा, एनाटॉमी का ज्ञान चाहिए। हर जीव का एक मर्म बिंदु होता है। जैसे ही वे खान के मुहाने पर पहुंचे, ठंडी और सड़ी हुई गंध आने लगी। अंदर अंधेरा था, जिसे सिर्फ दीवार पर लगे चमकदार पत्थरों की हल्की नीली रोशनी काट रही थी। अचानक जमीन थरथराने लगी। एक विशालकाय काला अजगर, जिसकी खाल लोहे जैसी सख्त थी, अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। भैरव ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और अजगर के सिर पर प्रहार किया। धाड़! लेकिन अजगर की खाल पर खरोंच भी नहीं आई। अजगर ने अपनी पूंछ से एक झटके में भैरव को दीवार से सटा दिया। आर्यन ने देखा कि अजगर के गले के ठीक नीचे एक सफेद धब्बा था, उसका हृदय। उसने माया की ओर देखा। माया, अपनी खुशबू से इसका ध्यान भटकाओ। माया समझ गई। उसने अपनी चोली के ऊपरी बटन खोल दिए, जिससे उसके दोनों भारी और नंगे स्तन पूरी तरह बाहर आ गए। उसने अपनी देह की उत्तेजक महक को अपनी ऊर्जा, क्यूआई के साथ मिलाया
और हवा में फैला दिया। अजगर, जो एक जानवर था, उस तीव्र गंध और माया के गोरे बदन की चमक को देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसी एक पल में आर्यन ने छायापथ का इस्तेमाल किया। वह हवा में उछला और अपनी छुरिका सीधा अजगर के उस सफेद धब्बे में उतार दी। अजगर ने एक भयानक चीख मारी और उसका विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। भाग 4 हिस्सा ख शस्त्र निर्माण और कल्टीवेशन का दूसरा स्तर। अजगर के मरते ही आर्यन ने उसकी खाल चीरकर उसका पित्त बायल निकाला। यह कीमिया एल्केमी के लिए एक बेशकीमती चीज थी। खान के अंदर उसे नीलमधातु के बड़े बड़े टुकड़े मिले। भैरव, लकड़ियां इकट्ठा करो, मुझे यहीं एक अस्थायी भट्टी बनानी होगी। मैं वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आर्यन ने आदेश दिया। अगले कई घंटों तक आर्यन ने खान के अंदर ही आग जलाई। उसने नीलमधातु को पिघलाया और उसमें अजगर का पित्त मिलाया। यह कीमिया की एक गुप्त विधि थी जिससे धातु की मजबूती 10 गुना बढ़ जाती थी। उसने एक नई तलवार ढालना शुरू किया, नीलमकटाक्ष। काम करते हुए आर्यन का शरीर पसीने से नहा गया था। माया उसके पास आई और उसके पसीने को अपने पल्लू से पोंछने लगी। उसने अपने भारी और सख्त स्तनों को आर्यन की पीठ से सटा दिया। तुम थक गए होगे आर्यन, थोड़ा आराम कर लो, उसने मदहोशी में कहा। आर्यन ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। माया का पूरा नंगा बदन अब आर्यन के सामने था। उसके स्तनों के गुलाबी और नुकीले सिरे उत्तेजना से कांप रहे थे। आर्यन ने उसके पीछे के भारी हिस्से बैक को अपनी जांघों पर कस लिया और वहीं खान की ठंडी जमीन पर उसके साथ जुड़ गया। जैसे ही उन दोनों के जिस्म मिले, आर्यन ने महसूस किया कि खान की शीतल ऊर्जा और माया के शरीर की गर्मी उसके डांटियन में समा रही है। एक जोरदार धमाका उसके दिमाग में हुआ। कल्टीवेशन लेवल 2 रक्त शुद्धि। आर्यन ने दहाड़ मारी। उसके शरीर की सारी गंदगी जलकर राख हो गई और उसका खून अब सोने जैसी चमक वाला लाल हो चुका था। उसकी नई तलवार नीलमकटाक्ष अब तैयार थी। जैसे ही उसने उसे म्यान से निकाला, खान की दीवारों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अब राहुल की अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। उधर शहर के महल में राहुल को जब ये पता चला कि आर्यन ने पातालजगर को मार दिया है, तो वह पागल हो गया। उसने अपनी मेज पर रखा बड़ा नगाड़ा फाड़ दिया। आर्यन, तूने मेरा सबसे बड़ा शिकार छीन लिया। अब मैं अपनी अग्निसेना के साथ खुद आ रहा हूं। तुझे और तेरी औरतों को मैं सड़कों पर घसीटूंगा। राहुल ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। युद्ध अब अनिवार्य था। घेराबंदी और नीलम का पहला प्रहार। काला फाड़ की प्राचीन और रहस्यमयी खान के मुहाने पर सुबह की ताजी हवा के साथ एक भारी और दमघोंटू गंध घुल चुकी थी। यह गंध बारूद की नहीं, बल्कि इंसानी पसीने, घोड़ों की टापों से उड़ी धूल और कल्टीवेशन की तपिश की थी। आर्यन देवराज ने जैसे ही खान के अंधेरे से बाहर कदम रखा, उसकी आंखों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ी। लेकिन उसकी आंखें चुंधियाई नहीं, बल्कि कल्टीवेशन के लेवल 2 रक्त शुद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी पुतलियों में एक अलौकिक नीली चमक तैर रही थी। उसकी पीठ पर उसकी नई बनाई हुई तलवार नीलमकटाक्ष बंधी हुई थी, जिसमें से रह रहकर एक ठंडी और कंपकंपी पैदा करने वाली ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन के ठीक पीछे माया चल रही थी। खान के अंदर के गर्म पलों के बाद उसका चेहरा और भी निखर आया था, लेकिन सामने हजारों की सेना देखकर उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने जो शिकारी पोशाक पहनी थी, वह उसकी तेज सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे उसके भारी और गोल स्तनों का उभार साफ झलक रहा था। उसके स्तनों के सख्त और गुलाबी सिरे उस कसी हुई चोली के कपड़े को फाड़कर बाहर आने की जिद कर रहे थे।
आर्यन के दाईं ओर भैरव खड़ा था, जिसने अपनी भारी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिका रखा था। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के प्रति घृणा साफ देखी जा सकती थी। सामने का नजारा वाकई किसी कमजोर दिल वाले को डराने के लिए काफी था। राहुल की अग्निसेना के कम से कम 500 चुनिंदा सैनिक अर्धचंद्राकार आकार में घेरा डाले खड़े थे। उनके हाथों में ढालें और जलती हुई मशालें थीं। और उस सेना के ठीक बीचों बीच एक सजेदजा रथ पर बैठा था राहुल। राहुल का चेहरा गुस्से और घमंड से तमतमाया हुआ था। उसके शरीर से लगातार अग्नितत्व की लपटें निकल रही थीं, जिससे उसके आसपास की हवा तैरती हुई सी लग रही थी। वह एक बहुत ही जिद्दी और पागल स्वभाव का योद्धा था, जो हार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। राहुल का कल्टीवेशन लेवल 2 के आखिरी पड़ाव पर था, जो इस उम्र में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो आखिरकार नकारा चूहा बिल से बाहर आ ही गया। राहुल ने रथ से उतरते हुए जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी में क्रूरता और पागलपन साफ झलक रहा था। उसकी आंखें जब माया के उभरे हुए जिस्म पर पड़ी, तो उसकी नीयत और डोल गई। आर्यन, तूने मेरे सबसे वफादार कमांडर को चुराया, पाताल के अजगर को मारा। लेकिन आज तेरा ये खेल यहीं खत्म होगा। मैं तेरे इस नए शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तेरी इस खूबसूरत औरत को अपनी दासी बनाऊंगा। आर्यन शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई गुस्सा। उसका टेक्निकल दिमाग इस पूरी सेना की कमजोरियों का विश्लेषण कर रहा था। उसने देखा कि राहुल के सैनिक भले ही बड़ी तादाद में हों, लेकिन उनके कल्टीवेशन का स्तर बहुत कम था और वे केवल अग्नि ऊर्जा के सहारे लड़ रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा अस्थिर होती है। राहुल, आर्यन ने बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में कहा, जो हजारों सैनिकों के शोर को चीरती हुई सीधे राहुल के कानों तक पहुंची। तू अपनी आंखों पर पड़े घमंड के पर्दे की वजह से यह नहीं देख पा रहा है कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तू जिस आग पर घमंड कर रहा है, वह मेरे शून्य के सामने महज एक चिंगारी है। राहुल यह सुनकर पूरी तरह पागल हो गया। सैनिकों, आगे बढ़ो और इस घमंडी की ज़बान काट दो। और हाँ, उस औरत को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वह आज रात मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी। राहुल का आदेश मिलते ही पहले दस्ते के लगभग 50 सैनिक अपनी जलती हुई तलवारें लेकर आर्यन की तरफ लपके। वे सभी अग्नितत्व के कल्टीवेटर थे और उनके दौड़ने से जमीन पर आग के निशान बन रहे थे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और पहली बार अपनी पीठ से नीलमकटाक्ष को बाहर निकाला। जैसे ही वह तलवार म्यान से बाहर आई, एक असहनीय और हड्डियां गला देने वाली ठंडक चारों तरफ फैल गई। हवा में मौजूद नमी तुरंत बर्फ की छोटी छोटी बूंदों में बदल गई और जमीन पर जमी घास सफेद हो गई। यह तलवार नीलमधातु और अजगर के पित्त के मेल से बनी थी, जो गर्मी को सोखने में माहिर थी। भैरव, तुम माया की रक्षा करो। इन सैनिकों से मैं खुद निपटूंगा, आर्यन ने कहा और अपनी जगह से गायब हो गया। उसने अपनी टेक्निकल यादों से शून्य पद 0 स्टेप का इस्तेमाल किया। वह इतनी तेजी से सैनिकों के बीच पहुंचा कि किसी की आंखें भी उसकी गति को पकड़ नहीं पाईं। आर्यन ने अपनी तलवार से एक विशाल अर्धवृत्ताकार कट हवा में मारा। स्वाहा! नीली ऊर्जा की एक भयानक लहर तलवार से निकली। जैसे ही वह लहर राहुल के सैनिकों की आग से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन आग बुझी नहीं, बल्कि उस नीली ठंडक ने आग को ही जमा दिया। 50 सैनिक वहीं के वहीं बर्फ की मूर्तियों में तब्दील हो गए। उनकी आंखों में अभी भी वही आक्रामकता और डर जमा हुआ था। यह नजारा देखकर पूरी सेना में सन्नाटा छा गया। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आग को भी जमाया जा सकता है। आर्यन बर्फ की मूर्तियों के बीच शान से खड़ा था।
उसने अपनी तलवार को हल्का सा झटका, जिससे उस पर लगी हल्की सी बर्फ नीचे गिर गई। राहुल, यह तो बस मेरी कल्टीवेशन और इस तलवार का एक छोटा सा परीक्षण था। क्या तू अब भी लड़ना चाहता है? माया यह सब देखकर इतनी रोमांचित हो गई कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि उसका मर्द अब सचमुच इस दुनिया पर राज करने के काबिल बन चुका है। वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी और उसके भारी स्तन उसकी सांसों के साथ और भी बेकाबू होकर थिरकने लगे। अग्नि और शून्य का महासंग्राम। राहुल अब डरने के बजाय और ज्यादा पागल हो चुका था। उसकी जिद्दी फितरत ने उसे पीछे हटने की इजाजत नहीं दी। उसने अपने रथ की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां से अपनी पुस्तैनी अग्निधनुष उठा लिया। यह धनुष शुद्ध लाल सोने से बना था और इसके दोनों सिरों पर कल्टीवेशन के गुप्त चिन्ह उकेरे गए थे। सैनिकों, पीछे हटो। आज मैं खुद इस कीड़े को मसलूंगा, राहुल चिल्लाया। उसके शरीर से अचानक इतनी भीषण आग निकली कि उसके आसपास खड़े उसके खुद के सैनिक झुलसकर पीछे भागने लगे। राहुल का पूरा शरीर अब धधकते हुए अंगारे जैसा लग रहा था। यह उसकी अग्निमर्यादा, फायर लिमिट की चरम सीमा थी। राहुल ने धनुष की प्रत्यंचा खींची। हवा में से अग्नितत्व खींचकर उस धनुष पर आने लगा और एक जलता हुआ लाल तीर बन गया। आर्यन, तूने बहुत घमंड दिखा लिया। अब देख मेरी असली ताकत। राहुल ने तीर छोड़ दिया। वह तीर किसी उड़ते हुए उल्कापिंड की तरह भयानक आवाज करता हुआ आर्यन की तरफ बढ़ा। रास्ते की जमीन पिघलकर लावा बनती जा रही थी। आर्यन विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी कीमिया और शस्त्रविद्या के ज्ञान को एक साथ मिलाया। वह जानता था कि अत्यधिक गर्मी को काटने के लिए केवल ठंडक काफी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को ही मोड़ना पड़ता है। उसने अपनी नीलमकटाक्ष तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपने सीने के सामने सीधा खड़ा कर लिया। उसने अपने डांटियन से शून्य ऊर्जा को खींचकर सीधे तलवार के ब्लेड में प्रवाहित कर दिया। तलवार से एक बहुत ही गहरा, लगभग काले रंग का नीला कोहरा निकलने लगा। धमाका! राहुल का अग्नितीर जैसे ही आर्यन के उस कोहरे से टकराया, एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरा काला पहाड़ कांप उठा। चारों तरफ धूल, आग और बर्फ का एक ऐसा बवंडर उठा कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। माया और भैरव दोनों को उस धमाके के झटके से पीछे हटना पड़ा। माया का कलेजा मुंह को आ गया। आर्यन, वह जोर से चिल्लाई। डर और असीम उत्तेजना के मिलेजुले एहसास से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके स्तन उसकी तेज धड़कनों के साथ बेतहाशा उछल रहे थे और उसकी रेशमी चोली के धागे तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब धूल का गुबार कुछ कम हुआ तो सबने देखा कि आर्यन अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। उसकी नीलमकटाक्ष तलवार ने राहुल के उस भयानक तीर की पूरी ऊर्जा को सोख लिया था। इसके विपरीत राहुल अपने रथ के पास घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। उस एक तीर को चलाने में उसने अपनी कल्टीवेशन की 80% ऊर्जा झोंक दी थी। उसका शरीर अब धधक नहीं रहा था, बल्कि उसमें से धुआं निकल रहा था। यह यह असंभव है। तू तू महज एक नकारा था। तू इतनी ताकत कहाँ से लाया? राहुल ने बेबसी और पागलपन में चिल्लाते हुए पूछा। आर्यन धीरे धीरे शांत कदमों से राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर चाल में एक राजा का रुतबा था। राहुल, मैंने तुझसे कहा था। तू केवल ताकत पर घमंड करता है, लेकिन मैं ताकत के पीछे के विज्ञान, टेक्निकल साइंस को समझता हूँ। तूने अपनी पूरी ऊर्जा एक ही वार में खत्म कर दी, जबकि मैंने तेरी ही ऊर्जा को अपनी तलवार में सोख लिया।
आर्यन ने राहुल के पास पहुंचकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। राहुल की आंखों में पहली बार मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह थर-थर कांप रहा था। मैं तुझे मारूंगा नहीं, राहुल, आर्यन ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जो केवल राहुल को सुनाई दी। तेरा यह जिद्दी और पागल स्वभाव मेरे बहुत काम आ सकता है। मैं तुझे अपनी कीमिया की एक ऐसी गुप्त औषधि दूंगा जो तेरी इस बिखरी हुई अग्नि ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन उसके बदले तुझे मेरा सबसे वफादार गुलाम बनना होगा। बोल, मंजूर है? राहुल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सर झुका लिया। इस तरह सूर्यवंश का सबसे घमंडी और ताकतवर कल्टिवेटर अब आर्यन का दूसरा बड़ा वफादार बनने की राह पर था। शाम को आर्यन अपनी सेना के साथ वापस अपनी सुरक्षित गुफा में लौटा। गुफा के अंदर सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। माया वहां आर्यन का इंतजार कर रही थी। युद्ध की उस भयानक जीत ने उसे अंदर तक वासना और गर्व से भर दिया था। जैसे ही आर्यन कमरे में आया, माया ने बिना एक पल गवाए अपनी शिकारी पोशाक के बचे-कुचे धागे तोड़ दिए। उसका पूरा नंगा बदन अब आर्यन के सामने था। उसके भारी और गोल स्तन मध्यम रोशनी में किसी कीमती मोती की तरह चमक रहे थे। उनके सख्त और गुलाबी सिरे उत्तेजना की चरम सीमा पर थे। आर्यन, तुम सचमुच एक राजा हो, माया ने फुसफुसाते हुए आर्यन को अपनी बाहों में कस लिया। उसके भारी और गर्म स्तन आर्यन की फौलादी छाती से बुरी तरह दब गए। आर्यन ने अपना हाथ उसके पीछे के भारी हिस्से बैक पर रखा और उसे अपनी जांघों के बीच खींच लिया। उस रात उस गुफा में कल्टिवेशन की ऊर्जा और दो जिस्मों की बेकाबू वासना का एक ऐसा ज्वार उठा जिसने आर्यन को अपने अगले कल्टिवेशन स्तर के और करीब पहुंचा दिया। महल की ओर कूच और नई रणनीति। रात की बेकाबू वासना और कल्टिवेशन की उस प्रचंड लहर के बाद जब सुबह की पहली किरण उस सुरक्षित गुफा के पत्थरों को चीरकर अंदर आई तो आर्यन देवराज की आंखें खुलीं। उसकी आंखों में अब वह शांत गहरा नीला रंग और भी सघन हो चुका था। बिस्तर पर उसके बगल में माया पूरी तरह नग्न लेटी हुई थी। गुफा की मध्यम रोशनी में उसके भारी और गोल स्तनों की सफेदी दमक रही थी। कल रात के तीव्र मिलन की वजह से उसके स्तनों के गुलाबी और सख्त सिरों पर आर्यन के होठों की सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। जब उसने नींद में करवट ली तो उसके पीछे के भारी हिस्से बैक का उभार और उसकी कमर की ढलान किसी तराशी हुई मूर्ति जैसी लग रही थी। आर्यन ने धीरे से उस पर रेशमी चादर डाली और उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसका कल्टीवेशन अब लेवल 2 रक्त शुद्धि के अंतिम छोर को छू चुका है। उसके शरीर के भीतर दौड़ने वाला खून अब सामान्य लाल नहीं, बल्कि उसमें सोने के कणों जैसी चमक थी, जो उसकी बढ़ती हुई दिव्य शक्ति का प्रतीक थी। वह गुफा से बाहर आया, जहां भैरव और राहुल दोनों हाथ बांधे खड़े थे। भैरव की आंखों में तो पहले से ही वफादारी थी, लेकिन राहुल का चेहरा कल की शिकस्त और रात भर के आत्ममंथन के बाद बदला हुआ था। राहुल एक बहुत ही जिद्दी और पागल स्वभाव का योद्धा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया था कि आर्यन के पास वह टेक्निकल ज्ञान और साधना का स्तर है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकता था। मालिक, राहुल ने आगे बढ़कर अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, बल्कि एक योद्धा का समर्पण था। मेरी अग्निसेना अब पूरी तरह से आपके हुक्म की गुलाम है। बताइए, अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है? आर्यन ने अपनी पीठ पर बंधी नीलमकटाक्ष तलवार पर हाथ रखा। राहुल, भैरव, अब समय आ गया है कि हम अपनी इस छोटी सी गुफा से बाहर निकलें और सूर्यवंश के मुख्य महल पर कब्जा करें। लेकिन हमें सीधे हमला नहीं करना है। महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है
और वहां मेरे सबसे बड़े दुश्मन विक्रम के वफादार सैनिक तैनात हैं। आर्यन ने अपनी उंगली से जमीन की धूल पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। वह सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं, बल्कि युद्धकला का महागुरु मास्टर टैक्टिशियन भी था। महल के चारों तरफ त्रितत्व की एक सुरक्षा ढाल शील्ड है जो बाहरी ऊर्जा को रोकती है। हमें उस ढाल को अंदर से तोड़ना होगा। इसके लिए मैं अपनी कीमिया एल्केमी की विद्या का इस्तेमाल करूंगा। आर्यन ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां और पाताल के अजगर के खून की कुछ बूंदें निकाली। राहुल, तुम्हारी अग्निशक्ति और इस अजगर के खून के मेल से हम एक ऐसा अग्नियर्क फायर एसेंस बनाएंगे जो उस ढाल को कुछ पलों के लिए पिघला देगा। और उसी वक्त भैरव अपनी भारी कुल्हाड़ी से मुख्य दरवाजे को तोड़ेगा। इस पूरी बातचीत के दौरान माया भी तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। उसने आज एक बहुत ही झीना और कड़ा हुआ काला गाउन पहना था जो उसकी त्वचा के गोरेपन को और उभार रहा था। उसके भारी स्तन उस गाउन के पतले कपड़े के अंदर कैद होने के लिए छटपटा रहे थे और उनका गुलाबी और सख्त उभार साफ नजर आ रहा था। वह आर्यन की इस बुद्धिमत्ता को देखकर अंदर ही अंदर गर्व और तीव्र वासना से भर रही थी। आर्यन, महल के अंदर विक्रम का सबसे खास वजीर कालकेतु रहता है, माया ने पास आकर कहा। जब वह बोली तो उसके भारी स्तन आर्यन के हाथों से हल्के से छुए, जिससे आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कालकेतु बहुत ही धूर्त है और वह भ्रमजाल इल्यूजन आर्ट में माहिर है। उसने कई योद्धाओं को पागल कर दिया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए माया की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। माया की सांसें तेज हो गईं और उसके स्तनों के कड़े सिरे गाउन के ऊपर से ही आर्यन की छाती को चुभने लगे। भ्रम केवल उन पर असर करता है माया, जिनके मन में डर या लालच होता है। मेरा दिमाग केवल शून्य को जानता है और शून्य में कोई भ्रम नहीं टिक सकता। आर्यन ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। लगभग 500 की अग्निसेना अब आर्यन के झंडे तले सूर्यवंश के मुख्य महल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कबीले आर्यन की इस सेना की धमक और उसके कल्टीवेशन के आभामंडल को देखकर बिना लड़े ही घुटने टेक रहे थे। महल अब कुछ ही दूरी पर था। उसकी ऊंची काली दीवारें और उन पर जलती हुई मशालें किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उस राक्षस को जगाने के लिए खुद महाकाल का रूप लिए आर्यन आ रहा था। ढाल का टूटना और कालकेतु का भ्रम। शाम के धुंधलके में आर्यन की सेना महल के विशाल मुख्य द्वार के सामने पहुंच चुकी थी। जैसा कि माया ने बताया था, पूरा महल एक पारदर्शी नीली ऊर्जा की ढाल से घिरा हुआ था। यह ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी भौतिक हथियार या कल्टीवेशन का सीधा प्रहार इससे टकराकर वापस लौट जाता था। राहुल, अब तुम्हारा समय है, आर्यन ने आदेश दिया। राहुल आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब वह पुराना पागलपन और नई वफादारी का मिलाजुला रूप था। उसने आर्यन द्वारा दिए गए अजगर के खून को अपने हाथों पर मला और अपनी पूरी अग्निमर्यादा को जगाया। उसके हाथों से अचानक इतनी भीषण और नीली आग निकली कि आसपास की जमीन की कंक्रीट पिघलने लगी। राहुल ने अपनी दोनों हथेलियां उस सुरक्षा ढाल पर टिका दीं। चिर्र चिर्र, एक भयानक आवाज हुई। अजगर के ठंडे खून और राहुल की तीव्र आग के रासायनिक और ऊर्जात्मक मेल एल्केमी रिएक्शन ने उस सुरक्षा ढाल के उस हिस्से के अणुओं को तोड़ना शुरू कर दिया। ढाल धीरे धीरे पतली होने लगी और पिघलने लगी। अब भैरव, प्रहार करो, आर्यन चिल्लाया। भैरव ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति को उसमें झोंक दिया। वह हवा में कम से कम 20 फीट ऊंचा उछला और अपनी कुल्हाड़ी सीधे उस पिघलती हुई ढाल और मुख्य दरवाजे के जोड़ पर मार दी। कड़ाक, धड़ाम।
एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरा महल हिल उठा। वह अभेद्य सुरक्षा ढाल कांच की तरह चकनाचूर हो गई और लोहे का वह भारी दरवाजा कब्जों से उखड़कर अंदर जा गिरा। आर्यन की सेना जयकारे लगाते हुए महल के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन जैसे ही आर्यन ने महल के मुख्य प्रांगण में कदम रखा, चारों तरफ अचानक एक घना हरा कोहरा छा गया। सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगीं। वे अपनी ही तलवारों से एक दूसरे को काटने लगे, जैसे उन्हें अपने ही साथी दुश्मन दिखाई दे रहे हों। सतर्क हो जाओ, यह कालकेतु का भ्रमजाल है, आर्यन ने चिल्लाकर भैरव और राहुल को सचेत किया, जो खुद भी अपना सिर पकड़कर झूम रहे थे। माया डर के मारे आर्यन से चिपक गई। उसकी सांसों की तेजी के कारण उसके भारी और उभरे हुए स्तन आर्यन की फौलादी बाहों में बुरी तरह दब रहे थे। आर्यन, मुझे मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कपड़े, मुझे लग रहा है जैसे कोई उन्हें फाड़ रहा है, माया ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में वासना और डर का एक अजीब सम्मिश्रण था। तभी कोहरे के बीच से एक तीखी और भयानक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, तो तुम हो वो नकारा आर्यन। तुमने दीवार तो तोड़ दी, लेकिन इस कोहरे से कैसे बचोगे? यहाँ तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा देंगी। यह वजीर कालकेतु था, जो कोहरे में अदृश्य था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने टेक्निकल दिमाग को शांत किया और शून्य दृष्टि जीरो विजन को जागृत किया। उसने आंखों से देखना बंद कर दिया और हवा के दबाव और कल्टीवेशन की तरंगों को महसूस करना शुरू किया। उसने देखा कि कालकेतु कोई जादू नहीं कर रहा था, बल्कि वह कोहरे में एक विशेष प्रकार की मोहक औषधि, हैल्यूसिनोजेनिक गैस, मिलाकर लोगों के दिमाग के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर हमला कर रहा था। यह भी कीमिया का ही एक रूप था, पर गलत दिशा में। कालकेतु, तू महज एक मामूली कीमियागर है, जो अपनी दवाओं के दम पर खुद को जादूगर समझता है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी कलाई को झटका और उसकी शून्यघात छुरिका बाहर निकली। आर्यन ने अपनी नीलमकटाक्ष तलवार को भी हवा में लहराया और एक विशेष चक्रव्यूह की तरह घुमाया। तलवार की ठंडी ऊर्जा ने उस गर्म हरे कोहरे को सोखना और जमाना शुरू कर दिया। जैसे ही कोहरा साफ हुआ, सैनिकों के दिमाग से भ्रम का पर्दा हट गया। और ठीक उसी पल आर्यन ने अपनी शून्यघात छुरिका को हवा में एक विशेष दिशा में फेंक दिया। खचाक! अंधेरे कोने से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कालकेतु, जो एक खंभे के पीछे छिपकर मंत्र पढ़ रहा था, उसकी छाती में वह छुरिका सीधे दिल के पास जाकर धंस गई थी। वह छटपटाता हुआ बाहर गिरा। शून्यघात ने उसकी बची कुची कल्टीवेशन ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया था। आर्यन कालकेतु के पास पहुंचा और उसकी छाती से छुरिका खींच ली। तेरा भ्रम खत्म हुआ कालकेतु। अब तू विक्रम को जाकर बता कि उसका काल आ चुका है। कालकेतु की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका प्राणांत हो गया। आर्यन ने महल के पहले बड़े पहरेदार को धूल चटा दी थी। रात गहरा चुकी थी और महल अब पूरी तरह आर्यन के नियंत्रण में था। आर्यन मुख्य दरबार के विशाल सिंहासन पर जाकर बैठ गया। राहुल और भैरव दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। माया धीरे धीरे चलती हुई सिंहासन के पास आई। उसने अपने गाउन के सारे बटन खोल दिए थे। उसका पूरा नग्न जिस्म मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी में धधक रहा था। उसके भारी और गोल स्तन किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रहे थे। उनके गुलाबी और सख्त सिरे उत्तेजना से कांप रहे थे। आर्यन, तुम अब वाकई इस कबीले के सुल्तान बन चुके हो, माया ने फुसफुसाते हुए खुद को आर्यन की जांघों पर समर्पित कर दिया। उसके भारी स्तन आर्यन की छाती से कसकर सट गए और उसके पीछे के भारी हिस्से बैक का स्पर्श आर्यन को एक अलग ही दुनिया में ले गया।
उस रात उस शाही सिंहासन पर वासना, विजय और कल्टीवेशन की एक ऐसी नई इबारत लिखी गई जिसने आर्यन को लेवल 3 के द्वार पर ला खड़ा किया। महल का गुप्त तहखाना और खामोश शिकारी। सूर्यवंश के मुख्य महल पर अब आर्यन देवराज का परचम लहरा रहा था। कल रात के उस भयंकर संग्राम और कल्टीवेशन की प्रचंड लहर के बाद महल की आबोहवा पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब महल के ऊंचे झरोखों से छनकर मुख्य दरबार में पड़ी तो पूरा दरबार सोने की तरह चमक उठा। आर्यन उस विशाल शाही सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने कल्टीवेशन के लेवल 3 प्राण मर्यादा की दहलीज को महसूस कर रहा था। उसके शरीर के भीतर दौड़ने वाला सोने जैसा चमकीला खून अब उसकी धमनियों में शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली वेग से बह रहा था। सिंहासन के दाईं ओर भैरव अपनी भारी कुल्हाड़ी सीने से सटाए खड़ा था और बाईं ओर राहुल अपनी अग्नि ऊर्जा को काबू में किए पहरा दे रहा था। दोनों की आंखों में अब अपने नए राजा के प्रति अटूट वफादारी थी। तभी दरबारी दरवाजा खुला और माया अंदर दाखिल हुई। उसने आज एक कसी हुई गहरे नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके पूरे शरीर की बनावट को उभार रही थी। उसकी चाल में एक अजब का गर्व और आकर्षण था। जब वह चलकर आर्यन के पास आई तो उसकी गहरी सांसों के साथ उसका पूरा वक्ष स्थल ऊपर नीचे हो रहा था, जो कल रात की उत्तेजना और आज के नए राजसी ठाठ की गवाही दे रहा था। आर्यन, माया ने पास आकर धीमी और खनकती आवाज में कहा। उसकी आंखों में असीम प्यार और वासना की मध्यम चमक थी। उसने अपना एक कोमल हाथ आर्यन के कंधे पर रखा, जिससे आर्यन को उसके शरीर की तीखी और मदहोश कर देने वाली खुशबू का एहसास हुआ। हमारे जासूसों ने महल के सबसे निचले हिस्से में एक गुप्त तहखाने का पता लगाया है। कहते हैं कि वह तहखाना इस कबीले के संस्थापक का है और वहां कोई ऐसा प्राचीन रहस्य कैद है जिसे खोलने की हिम्मत आज तक विक्रम भी नहीं कर पाया। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की नीली पुतलियों में एक गहरा सन्नाटा था। उसने माया की पतली कमर को अपनी एक फौलादी बाह में खींच लिया। माया हल्के से सिहर उठी और उसका पूरा जिस्म आर्यन की छाती से सट गया। प्राचीन रहस्य, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शायद यही वह चीज है जिसका इंतजार मेरा यह नया शरीर कर रहा था। भैरव, राहुल, तुम दोनों यहीं मुख्य द्वार पर तैनात रहो। माया, तुम मेरे साथ उस तहखाने की ओर चलोगी। आर्यन और माया महल की अंधेरी और ठंडी सीढ़ियों से होते हुए पाताल की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। माया डर और रोमांच के मिलेजुले एहसास से आर्यन की बाहों को और कसकर पकड़ रही थी, जिससे उसके जिस्म की हरारत आर्यन तक पहुंच रही थी। तभी आर्यन के टेक्निकल दिमाग को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में कल्टीवेशन की एक बहुत ही महीन और खामोश तरंग तैर रही थी। यह कोई सामान्य कल्टीवेटर नहीं था। रुको माया, आर्यन ने फुसफुसाते हुए उसे अपने पीछे खींच लिया। हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे कोई खामोश शिकारी लगा हुआ है। आर्यन ने अपनी शून्य दृष्टि को जागृत किया। उसने देखा कि अंधेरे कोनों में से 3 परछाइयां बहुत ही तेजी और खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। ये विक्रम के भेजे हुए छाया हत्यारे, शैडो असैसिन्स थे, जो सांस लेने की आवाज तक को दबाने में माहिर थे। अंधेरे में खूनी खेल और कीमिया का प्रहार। जैसे ही वे तीनों हत्यारे आर्यन और माया पर झपटे, उनके हाथों में मौजूद जहरीले खंजर हवा में चमके। उनकी गति इतनी तेज थी कि एक सामान्य कल्टीवेटर को अपनी गर्दन कटने तक का एहसास नहीं होता। लेकिन आर्यन कोई सामान्य कल्टीवेटर नहीं था। वह शून्य का स्वामी था। आर्यन ने माया को एक झटके में सुरक्षित दूरी पर धकेला।
उसने अपनी कलाई को हवा में एक विशेष कोण पर झटका। उसकी शून्यघात छुरिका म्यान से बाहर आई। उसने पहले हत्यारे के वार को अपनी छुरिका से रोका। झनन। दोनों हथियारों के टकराने से अंधेरे में चिंगारियां उठीं। आर्यन ने देखा कि हत्यारे के खंजर पर कालकूट नाम का एक घातक जहर लगा हुआ था, जो छूते ही इंसान के स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है। कीमिया की इतनी घटिया तकनीक का इस्तेमाल मेरे सामने, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने शरीर की कल्टीवेशन ऊर्जा को अपनी उंगलियों में केंद्रित किया। मार्शल आर्ट्स की वायुभेदन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी छुरिका को हत्यारे की कलाई पर एक विशेष मर्म बिंदु पर छुआ दिया। हत्यारे का पूरा हाथ एक झटके में बेजान हो गया और उसका खंजर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी के दो हत्यारों ने देखा कि उनका एक साथी बेअसर हो चुका है, तो उन्होंने एक साथ आर्यन पर दोनों तरफ से हमला किया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी टेक्निकल यादों से शून्य आवरण जीरो शील्ड का एक चक्र अपने चारों ओर बना लिया। जैसे ही उन हत्यारों के खंजर उस चक्र से टकराए, शून्य की ठंडी ऊर्जा ने उनके खंजरों के जहर को ही जमा दिया। आर्यन ने एक ही तेज घूर्णन स्पिन के साथ अपनी नीलमताक्ष तलवार निकाली। हवा में नीली रोशनी का एक ऐसा चक्र बना कि दोनों हत्यारों के सीने पर एक गहरा कट लग गया। वे दोनों चीखते हुए पीछे जा गिरे। आर्यन ने उन्हें मारा नहीं। वह जानता था कि मरे हुए जासूस कोई जानकारी नहीं देते। उसने अपनी झोली से एक विशेष सत्यवाचक ट्रूथ सिरम औषधि निकाली, जो उसने अपनी कीमिया की विद्या से बनाई थी। उसने तड़पते हुए मुख्य हत्यारे के मुंह में वह दवा डाल दी। कुछ ही पलों में हत्यारे की आंखें पथरा गईं और वह सुन्न होकर सब कुछ सच सच उगलने लगा। हमें राजा विक्रम ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम महल पर कब्जा कर लो तो तुम्हें सोते हुए ही खत्म कर दिया जाए। और तहखाने में जो चीज बंद है वह एक प्राचीन शापित सजीव तलवार लिविंग स्वॉर्ड है, जो अपने मालिक का खून पीती है। हत्यारे ने रोते हुए बताया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हत्यारे की गर्दन पर हाथ रखा और उसे बेहोश कर दिया। खून पीने वाली तलवार। बहुत खूब। अब तो मुझे उस तहखाने में जाने की और भी जल्दी है। माया दौड़कर आर्यन के पास आई और उसने राहत की सांस लेते हुए खुद को आर्यन के सीने में छिपा लिया। उसकी तेज धड़कनें आर्यन को साफ महसूस हो रही थीं। तुमने इन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। तुम सच में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई देवता हो। उसने बेहद प्यार और दीवानगी से आर्यन को देखा। आर्यन ने उसके माथे को चूमा। अभी तो बस राह के कांटे साफ हुए हैं, माया। असली खजाना तो उस भारी लोहे के दरवाजे के पीछे हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों आगे बढ़े और अंततः वे उस विशाल काले लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गए, जिस पर प्राचीन काल के भयानक ड्रैगन और जंजीरें बनी हुई थीं। कल्टीवेशन के लेवल 3 पर पहुंचने के लिए आर्यन को इस दरवाजे के पीछे छिपी शक्ति को अपने वश में करना ही था। शापित तलवार और पाताल का सन्नाटा। उस विशाल और भारी लोहे के दरवाजे के सामने खड़े होकर आर्यन देवराज को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्राचीन विशालकाय राक्षस के मुंह के सामने खड़ा हो। दरवाजे पर उकेरे गए ड्रैगन की आंखें अंधेरे में भी मध्यम लाल रंग की चमक बिखेर रही थीं। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। इस पर प्राचीन काल के कल्टीवेटर्स ने रक्तबंध ब्लड लॉक का पहरा बिठाया हुआ था। आर्यन, इस दरवाजे से बहुत ही भयानक और ठंडी ऊर्जा बाहर आ रही है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, माया ने आर्यन की फौलादी बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी सांसों की तेजी के कारण उसकी कसी हुई पोशाक में उसके भारी और गोल स्तनों का उभार साफ तौर पर ऊपर नीचे हो रहा था।
डर के उस माहौल में भी माया के शरीर से उठने वाला आकर्षण आर्यन के कमजोर पड़ चुके संयम को चुनौती दे रहा था। आर्यन ने माया के गाल को छुआ और उसे शांत रहने का इशारा किया। माया, यह डर नहीं है। यह उस प्राचीन शस्त्र की धमक है जो हजारों सालों से इस अंधेरे में कैद है। तुम थोड़े पीछे हट जाओ। आर्यन ने अपने टेक्निकल दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि दरवाजे के बीचों बीच एक छोटा सा छेद था जहां खून डालने की जगह बनी थी। सामान्य कल्टीवेटर अगर इसमें अपना खून डालता तो यह दरवाजा उसकी पूरी जीवन शक्ति को सोख लेता। लेकिन आर्यन कीमिया एल्केमी का महागुरु था। उसने अपनी उंगली पर अपनी शून्यघात छुरिका से एक छोटा सा कट लगाया। उसने अपने खून में शून्य ऊर्जा को मिलाया, जिससे उसका खून चमकदार सोने जैसे लाल रंग से बदलकर हल्का नीला होने लगा। उसने उस नीले खून की एक बूंद उस छेद में टपका दी। कड़कड़ाहट। दरवाजे पर लगी भारी जंजीरें अपने आप पिघलने लगीं और वह विशाल दरवाजा बहुत ही भारी आवाज के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर खुलने लगा। अंदर से इतनी भयानक ठंडी हवा का झोंका आया कि माया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह दीवार के सहारे टिक गई। आर्यन शांत कदमों से अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बहुत बड़ा चबूतरा था और उसके बीचों बीच एक बहुत ही अजीब पत्थर की चट्टान में एक तलवार धंसी हुई थी। वह तलवार काले रंग की थी और उसके ब्लेड पर लाल रंग की नसें साफ दिखाई दे रही थीं, जो ऐसे धड़क रही थीं जैसे किसी जिंदा इंसान का दिल धड़कता हो। यह वही शापित सजीव तलवार लिविंग स्वॉर्ड थी। जैसे ही आर्यन उस तलवार के पास पहुंचा, तलवार की लाल नसें और तेजी से धड़कने लगीं। अचानक वह तलवार बिना किसी के छुए उस चट्टान से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। उसकी लाल आंख जैसी मणियां आर्यन को घूर रही थीं। तलवार ने हवा को चीरते हुए सीधे आर्यन के सीने पर हमला कर दिया। शून्य का दाव और तलवार पर विजय। आर्यन ने अपनी नीलमकटाक्ष तलवार को म्यान से निकाला और उस सजीव तलवार के वार को रोका। झनन। दोनों तलवारों के टकराने से पूरे तहखाने में एक भयानक गूंज उठी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उस तलवार से सीधे उसकी आत्मा पर हमला हुआ हो। वह तलवार सचमुच भूखी थी। वह आर्यन के शरीर की कल्टीवेशन ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। तो तू खून की प्यासी है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे वश में करना इतना आसान नहीं है। आर्यन ने अपनी शून्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और देखा कि उस तलवार के ठीक बीचों बीच एक ऊर्जा का केंद्र कोर था, जहां से उसे यह सजीव शक्ति मिल रही थी। वह केंद्र बिल्कुल इंसानी कल्टीवेटर के डांटियन जैसा ही काम कर रहा था। तलवार ने दोबारा बहुत ही तेजी से 3 वार किए। आर्यन ने छायापद का उपयोग करते हुए उन वारों को हवा में ही टाला। उसने अपनी नीलमकटाक्ष को जमीन पर टिका दिया और अपनी जेब से एक विशेष कीमिया की भस्म निकाली, रजत भस्म, सिल्वर ऐश। यह भस्म किसी भी जादुई ऊर्जा के प्रवाह को कुछ सेकंड के लिए रोक सकती थी। आर्यन ने हवा में उछलकर उस भस्म को उस तलवार के कोर पर फेंक दिया। हिस्सस। तलवार से काला धुआं निकलने लगा और उसकी गति एक पल के लिए बहुत धीमी हो गई। उसी एक पल का फायदा उठाते हुए आर्यन ने अपनी शून्यघात छुरिका से सीधे उस तलवार के ऊर्जा केंद्र पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार की लाल नसें तेजी से फड़फड़ाने लगीं और वह छटपटाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन ने बिना देर किए आगे बढ़कर उस तलवार की मूठ हिल्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब से तू मेरी गुलाम है, आर्यन ने दहाड़ते हुए अपने कल्टीवेशन के लेवल 3 की पूरी ऊर्जा उस तलवार के भीतर झोंक दी। तलवार ने कुछ देर तक विरोध किया, लेकिन आर्यन की प्रचंड शून्य शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकी।
तलवार की लाल नसें धीरे धीरे शांत हो गईं और उनका रंग बदलकर गहरा नीला हो गया। वह तलवार अब पूरी तरह से शांत होकर आर्यन के हाथ में आ चुकी थी। आर्यन ने जैसे ही उस तलवार पर पूरी तरह नियंत्रण पाया, उसके शरीर के भीतर कल्टीवेशन की एक भयानक बाढ़ आ गई। उसके दिमाग में एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसने कल्टीवेशन के लेवल 3 प्राण मर्यादा को पूरी तरह हासिल कर लिया। अब वह इस पूरे कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। माया दौड़ती हुई आई और उसने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में गर्व और असीम प्रेम की चमक थी। तुमने कर दिखाया। तुमने उस तलवार को भी अपना गुलाम बना लिया, माया ने उत्तेजना में कहा। उसका पूरा जिस्म आर्यन की नई फौलादी छाती से टकरा रहा था और उसके स्तनों की सख्त छुअन आर्यन को एक नई उमंग से भर रही थी। आर्यन ने उस नई सजीव तलवार को अपनी कमर पर बांधा। अब वक्त आ गया है माया कि विक्रम को उसकी औकात दिखाई जाए। भैरव और राहुल को संदेश भेजो। हमारी सेना कल ही विक्रम के मुख्य साम्राज्य की ओर कूच करेगी। विक्रम की सीमा और किले की धमक। सूर्यवंश के मुख्य महल पर पूरी तरह अपना कब्जा जमाने और उस प्राचीन सजीव तलवार को वश में करने के बाद आर्यन देवराज का हौसला 7वें आसमान पर था। कल्टीवेशन के लेवल 3 प्राण मर्यादा पर पहुंचने के बाद उसके शरीर का एक रोम कल्टीवेशन की शुद्ध ऊर्जा से थिरक रहा था। अब वह महज एक नकारा लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसकी परछाई से भी दुश्मन कांप उठते। सुबह का सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि महल के बाहर हजारों सैनिकों की टुकड़ी मार्च के लिए तैयार खड़ी थी। राहुल की अग्निसेना और महल के वफादार सैनिक अब एक ही झंडे के नीचे आ चुके थे। सेना के सबसे आगे भैरव अपनी भीमकाय कुल्हाड़ी को कंधे पर रखे किसी पहाड़ की तरह खड़ा था और दूसरी तरफ राहुल अपने हाथों में अग्नितत्व की मशाले लिए सेना का हौसला बढ़ा रहा था। आर्यन अपने काले घोड़े पर सवार होकर सेना के ठीक बीच में आया। उसकी कमर पर 2 तलवारें थीं, एक नीलमटाक्ष और दूसरी वह नई शापित सजीव तलवार जिसे उसने रक्तपिपासु नाम दिया था। आर्यन के ठीक बगल में एक दूसरे घोड़े पर माया सवार थी। उसने आज एक कसी हुई कत्थई रंग की चमड़े की पोशाक पहनी थी जो उसके शरीर के हर अंग से चिपकी हुई थी। घोड़े की हर चाल के साथ माया के भारी और गोल स्तनों का उभार तेजी से हिल रहा था। उसके स्तनों के सख्त और गोल सिरे उस कड़क चमड़े के नीचे से भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। हवा के हर झोंके के साथ उसके जिस्म की मदहोश करने वाली खुशबू आर्यन के नथुनों तक पहुंच रही थी, जिससे सुबह की ठंडी हवा में भी एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। सैनिकों, आर्यन की आवाज पूरे मैदान में किसी गरजते हुए बादल की तरह गूंजी। आज हम उस इंसान की जड़ें उखाड़ने जा रहे हैं जिसने इस कबीले को सालों तक लूटा और मुझे धोखा दिया। आज हम विक्रम के सबसे पहले और सबसे मजबूत किले वजरगढ़ पर हमला करेंगे। सैनिकों ने अपनी तलवारें हवा में लहराईं और जयकारे लगाए। पूरा इलाका आर्यन अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सेना ने कूच करना शुरू किया। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे अंततः वजरगढ़ की सीमाओं पर पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर किसी भी सेनापति के पसीने छूट जाते। वजरगढ़ एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसके चारों तरफ गहरी खाई थी। किले की दीवारें काली चट्टानों से बनी थीं, जिन पर किसी भी साधारण तीर या तोप के गोले का कोई असर नहीं होता था। किले के ऊपर विक्रम के हजारों तीरंदाज तैयार खड़े थे और उनके कमानों में जहरीले तीर चढ़े हुए थे। किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक विशाल जलता हुआ कड़ाहा रखा था, जिसमें खौलता हुआ तेजाब भरा था। मालिक, इस किले को सीधे हमले से तोड़ना असंभव है। इसके पत्थर वज्रधातु से बने हैं, जो ऊर्जा के किसी भी प्रहार को सोख लेते हैं, राहुल ने आगे आकर धीमी आवाज में कहा।
उसकी आंखों में किले की भव्यता देखकर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर पर बंधी सजीव तलवार को छुआ। राहुल, हर वज्र का एक तोड़ होता है। अगर इसकी दीवारें ऊर्जा सोखती हैं, तो हम इसे भौतिक ताकत और कीमिया एल्केमी के तालमेल से तोड़ेंगे। वज्रगढ़ का पतन और खूनी मंजर। आर्यन घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपनी शून्य दृष्टि को जागृत किया और किले की दीवारों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसका टेक्निकल दिमाग समझ गया कि वज्रधातु के पत्थरों को जोड़ने के लिए जिस मसाले का इस्तेमाल किया गया था, वह बहुत पुराना और चूने से बना था। भैरव, अपनी कुल्हाड़ी तैयार करो, आर्यन ने शांत स्वर में आदेश दिया। और राहुल, अपनी अग्निसेना से कहो कि वे किले के मुख्य द्वार के सामने बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा दें। सैनिकों ने तेजी से काम करना शुरू किया। राहुल की अग्निसेना ने पत्थरों को लाकर दरवाजे के सामने एक छोटी सी दीवार खड़ी कर दी। आर्यन आगे बढ़ा। उसने अपनी झोली से एक विशेष सफेद पाउडर निकाला, अम्लचूर्ण एसिडिक पाउडर। यह उसने कीमिया की विद्या से तैयार किया था। उसने उस पाउडर को उन पत्थरों के जोड़ों पर छिड़कना शुरू कर दिया जहां वज्रधातु के पत्थर आपस में जुड़े थे। जैसे ही वह पाउडर चूने के संपर्क में आया, जोड़ों से भयानक झाग और धुआं निकलने लगा। दीवार के पत्थर ढीले पड़ने लगे। अब भैरव, अपना पूरा जोर लगाओ, आर्यन चिल्लाया। भैरव ने एक भयानक दहाड़ मारी। वह किसी मतवाले हाथी की तरह दौड़ा और अपनी पूरी ताकत को अपनी विशाल कुल्हाड़ी में समेटकर उस ढीली पड़ी दीवार पर दे मारा। कड़ाक, धड़ाम, एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरा वज्रगढ़ हिल उठा। वज्रधातु की वह अभेद्य दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई और अंदर जाने का एक बड़ा रास्ता बन गया। किले के अंदर मौजूद विक्रम के सैनिक भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई वज्रगढ़ की दीवार को इस तरह मलबे में तब्दील कर सकता है। आक्रमण, आर्यन ने अपनी सजीव तलवार को हवा में लहराते हुए हुक्म दिया। आर्यन की सेना भूखे भेड़ियों की तरह किले के अंदर टूट पड़ी। चारों तरफ तलवारों की खनक और चीख पुकार मच गई। आर्यन खुद सबसे आगे था। उसने अपनी सजीव तलवार का पहला असली जौहर दिखाया। जैसे ही वह तलवार किसी दुश्मन के जिस्म को छूती, वह पलक झपकते ही उस इंसान के शरीर से सारा खून सोख लेती और वह दुश्मन महज एक सूखी हुई लाश बनकर जमीन पर गिर जाता। तलवार की लाल नसें अब खुशी से फड़क रही थीं। वह सचमुच एक रक्तपिपासु शस्त्र था। माया भी पीछे नहीं रही। वह भी एक छोटी कटार लेकर आर्यन के सुरक्षा घेरे में दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। इस खूनी खेल और युद्ध के असीम रोमांच ने उसके अंदर की कामुकता को और भड़का दिया था। उसकी कसी हुई पोशाक पसीने से भीग चुकी थी, जिससे उसके भारी और गोल स्तन और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहे थे। भय और अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसके मुंह से छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थीं। कुछ ही घंटों के घमासान युद्ध के बाद वज्रगढ़ पूरी तरह से आर्यन के कदमों में था। विक्रम की सेना या तो मारी गई थी या उन्होंने घुटने टेक दिए थे। रात ढल चुकी थी। आर्यन किले के मुख्य कक्ष में एक नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें थीं, जो उसकी मर्दानगी को और निखार रही थीं। माया धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। उसने आज के युद्ध के तनाव को मिटाने के लिए अपनी चमड़े की कसी हुई पोशाक के सारे बंधन ढीले कर दिए थे। उसका पूरा जिस्म मोमबत्ती की पीली रोशनी में धधक रहा था। उसके भारी और सख्त स्तन किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रहे थे। आर्यन, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, माया ने फुसफुसाते हुए खुद को आर्यन की जांघों पर गिरा दिया।
उसके भारी स्तन आर्यन की छाती से कसकर सट गए और उसके पीछे के भारी हिस्से बैक की कोमलता ने आर्यन को युद्ध की थकान भुलाने पर मजबूर कर दिया। उस रात वज्रगढ़ के उस विजित कक्ष में विजय की हुंकार और दो जिस्मों की बेकाबू वासना की एक ऐसी नई दास्तान लिखी गई जिसने आर्यन के कल्टीवेशन को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया। वज्रगढ़ में नई सुबह और खुफिया चाल। वज्रगढ़ की काली और अभेद्य दीवारों पर अब आर्यन देवराज का परचम लहरा रहा था। कल रात के उस भयंकर रक्तपात और विजय के बाद किले की आबोहवा में अभी भी लोहे और बारूद की गंध घुली हुई थी। सुबह की पहली किरण जब किले के कंगूरों से टकराई तो आर्यन अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा होकर नीचे फैले साम्राज्य को देख रहा था। कल्टीवेशन के लेवल 3 प्राण मर्यादा के शिखर पर होने के कारण उसकी आंखों में वह गहरा सन्नाटा था जो केवल एक परम कल्टीवेटर में होता है। उसकी कमर पर सजी रक्तपिपासु तलवार आज सुबह शांत थी क्योंकि कल रात उसने जी भरकर खून पिया था। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और माया अंदर आई। कल रात के उस तीव्र और गहरे मिलन के बाद उसका गोरा बदन और भी निखर आया था। उसने आज सुबह एक बहुत ही महीन और ढीली रेशमी पोशाक पहनी थी जो उसके शरीर के हर मोड़ को साफ उजागर कर रही थी। जब वह चलकर आर्यन के पास आई तो हवा के दबाव से उसकी पोशाक उसके जिस्म से चिपक गई जिससे उसके भारी और गोल स्तनों का उभार साफ तौर पर दमक रहा था। उसके स्तनों के सख्त और गुलाबी सिरे उस पतले कपड़े के नीचे से भी अपनी तीखी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। आर्यन माया ने पास आकर अपनी पतली कमर लचकाते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी कल रात की मदहोशी और आर्यन के लिए अगाध प्रेम की चमक थी। उसने अपना एक कोमल और गर्म हाथ आर्यन की फौलादी छाती पर रखा। वज्रगढ़ अब पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि विक्रम के साम्राज्य का सबसे ताकतवर और वफादार सेनापति रुद्र अपने 10,000 चुनिंदा घुड़सवारों के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं है, उसके पास पृथ्वी तत्व की शक्ति है और वह जमीन को हिलाने का दम रखता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए माया की कमर में अपनी बाहें डालीं और उसे अपनी तरफ खींच लिया। माया का पूरा जिस्म आर्यन की छाती से कसकर सट गया जिससे उसके भारी स्तन बुरी तरह दब गए और माया के मुंह से एक दबी हुई मीठी सिसकी निकली। रुद्र, आर्यन ने बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में कहा, पृथ्वी तत्व का स्वामी। वह पहाड़ों को तोड़ सकता है और जमीन को फाड़ सकता है, लेकिन माया, उसका यह घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसे विक्रम के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाऊंगा। आर्यन ने माया को धीरे से छोड़ा और नीचे प्रांगण में आ गया, जहां भैरव और राहुल पहले से ही अपनी सेना को व्यवस्थित करने में जुटे थे। भैरव, राहुल, सुनो! आर्यन की आवाज पूरे प्रांगण में गूंजी। विक्रम का सबसे खास सेनापति रुद्र अपनी सेना लेकर आ रहा है। वह पृथ्वी तत्व का कल्टीवेटर है, इसलिए हमें आमने सामने की जंग नहीं लड़नी है। हम अपनी कीमिया, एल्केमी और मार्शल आर्ट्स के तालमेल से एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जो रुद्र की ताकत को ही उसकी कब्र बना देगा। कीमिया का चक्रव्यूह और रुद्र का आगमन। आर्यन ने अपने टेक्निकल दिमाग का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि पृथ्वी तत्व के कल्टीवेटर अपनी असीम ऊर्जा सीधे जमीन से खींचते हैं। जब तक रुद्र के पैर जमीन से जुड़े रहेंगे, उसे हराना नामुमकिन के बराबर होगा। राहुल, आर्यन ने हुक्म दिया, तुम अपनी अग्निसेना को लेकर किले के बाहर उस संकरी घाटी में जाओ जहां से रुद्र की सेना गुजरेगी। वहां जमीन के नीचे छोटे छोटे गड्ढे खोदो और उनमें कीमिया का एक विशेष तेल भर दो जो आग लगते ही पूरी जमीन को पिघलाकर कीचड़ में बदल दे। और भैरव, आर्यन ने अपनी छुरिका की धार को उंगली से छूते हुए कहा,
तुम अपनी भारी कुल्हाड़ी के साथ घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों पर छिप जाओ। जैसे ही रुद्र की सेना बीच में फंसेगी, तुम ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिराकर उनका पीछे हटने का रास्ता बंद कर दोगे। दोनों कमांडरों ने अपने सर झुकाए और अपनी अपनी टुकड़ियों को लेकर घाटी की तरफ निकल पड़े। आर्यन खुद माया के साथ किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। दोपहर ढलते ढलते दूर क्षितिज पर धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यह सेनापति रुद्र की अजेय सेना थी। सबसे आगे एक बहुत ही विशाल और कद्दावर इंसान अपने भूरे रंग के घोड़े पर सवार था। उसने लोहे का एक बहुत ही भारी कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक भारी गदा थी। यह खुद रुद्र था। जैसे ही रुद्र की सेना उस संकरी घाटी के बीचों बीच पहुंची, आर्यन ने अपनी उंगली से हवा में एक इशारा किया। भभक! घाटी की जमीन से अचानक नीली और पीली आग की लपटें निकलने लगीं। आर्यन के दिए गए विशेष कीमिया तेल ने जमीन की सख्त मिट्टी को पिघलाकर एक ऐसे दलदल में तब्दील कर दिया जो खौल रहा था। रुद्र के घोड़ों के पैर उस दलदल में धंसने लगे और वे चीखने चिल्लाने लगे। रुद्र ने अपनी गदा को जमीन पर जोर से मारा ताकि वह अपनी पृथ्वी ऊर्जा से जमीन को दोबारा सख्त कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा जमीन में भेजी, उस खौलते हुए तेल ने उसकी ऊर्जा को ही सोख लिया और उसकी गदा पर भयानक छाले पड़ गए। यह क्या मायाजाल है? रुद्र गुस्से में पागल होकर दहाड़ा। तभी पहाड़ों के ऊपर से भैरव ने एक भयानक आवाज के साथ विशाल पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। रुद्र की सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। वे न आगे जा सकते थे और न पीछे हट सकते थे। आर्यन ने देखा कि यही सही मौका है। वह हवा में शून्य पद का इस्तेमाल करते हुए बुर्ज से सीधे नीचे कूदा और अपनी सजीव तलवार को हवा में लहराते हुए सीधे रुद्र के सामने आ गया। रुद्र, तुम्हारी ताकत केवल जमीन तक सीमित थी और आज वह जमीन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, आर्यन ने ठंडे अंदाज में कहा। रुद्र ने गुस्से में अपनी गदा उठाई, लेकिन उसके शरीर की कल्टीवेशन ऊर्जा उस दलदल के कारण आधी रह चुकी थी। आर्यन ने बहुत ही फुर्ती से अपनी शून्यघात छुरिका से रुद्र की कलाई के मर्म बिंदु पर वार किया। झनन! रुद्र के हाथ से वह भारी गदा छूटकर खौलते हुए कीचड़ में जा गिरी। आर्यन ने अपनी सजीव तलवार की ठंडी नोक रुद्र की गर्दन पर टिका दी। विक्रम के लिए मरना बुज़दिली है, रुद्र। तुम एक महान योद्धा हो। मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हें पृथ्वी मर्यादा के कल्टीवेशन के अगले स्तर पर ले जाऊंगा। चुनाव तुम्हारा है, मौत या एक नए सम्राट की वफादारी। रुद्र ने अपने चारों तरफ तड़पते हुए अपने सैनिकों को देखा और फिर आर्यन की आंखों में छिपी उस प्रचंड दिव्य शक्ति को देखा। उसने धीरे से अपने घुटने टेक दिए। मैं रुद्र आज से अपनी जान और अपनी ताकत आपके नाम करता हूँ, मालिक। रात को जब आर्यन अपने विजित कक्ष में लौटा तो माया वहां उसका इंतजार कर रही थी। रुद्र जैसी विशाल ताकत को घुटनों पर लाने के रोमांच ने उसे अंदर तक वासना से भर दिया था। उसने अपनी रेशमी पोशाक को अपने बदन से उतार फेंका। उसका पूरा नंगा बदन मोमबत्ती की पीली रोशनी में दमक रहा था। उसके भारी और गोल स्तन और उनके सख्त होते गुलाबी सिरे आर्यन के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी थे। आर्यन, तुम सचमुच अपराजेय हो, माया ने फुसफुसाते हुए खुद को आर्यन की जांघों पर समर्पित कर दिया। उसके भारी स्तन आर्यन की छाती से कसकर सट गए और उसके पीछे के भारी हिस्से बैक की कोमलता ने आर्यन को अपनी आगोश में ले लिया। उस रात वज्रगढ़ के उस कक्ष में विजय की प्रचंड हुंकार और दो जिस्मों की बेकाबू वासना की एक ऐसी नई इबारत लिखी गई जिसने आर्यन को लेवल 4 की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की।